दोस्तों, आदमखोर शब्द, जिसे नरभक्षी भी कहा जा सकता है, एक इस तरह के जानवर का संबोधन करता है जो जानवर इंसानों को अपना भोजन बनाता हो। और जब भी हम आदमखोर शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत शेर एवं बाघ की तस्वीर उभर आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेर एवं बाघ सबसे घातक जंगली बिल्लियां हैं। किसी इंसान की हत्या इन जंगली बिल्लियों के लिए महज एक खेल के ही समान है। लेकिन एक और जंगली बिल्ली भी है जिसका आकार भले ही थोड़ा छोटा हो, किंतु इंसानी हत्याओं के मामलों में वो जरा भी पीछे नहीं है। बात हो रही है तेंदुए की। तेंदुओं की संख्या भारत में शेर एवं बाघों से काफ़ी अधिक है। जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में करीब 15,000 तेंदुए निवास कर रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले महानगर तक में अक्सर तेंदुए देखे जाने की खबरें मिलती रहती है। एवं तेंदुओं की ये बढ़ती संख्या इंसानों के साथ इनकी मुठभेड़ों को भी बढ़ा रही है। और इस तरह की मुठभेड़ें कितनी खतरनाक हो सकती है, ये समझने के लिए हमें अतीत में हुए घटनाक्रमों की ओर लौटना होगा, जब हमारे जंगल बड़े पैमाने पर तेंदुओं की दहाड़ों से गूंजा करते थे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही तेंदुए की कहानी सुनाता हूं जिसने लगातार कई वर्षों तक इंसानों को खौफ में रहने को मजबूर किया। उस तेंदुए ने एक या दो नहीं बल्कि 400 से अधिक इंसानों को मार डाला था। इस कहानी से आप जान जाएंगे कि अतीत में भारतीय जंगलों के आसपास रहने वाले लोग कितना कठिन जीवन जीते थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान उत्तराखंड राज्य में एक जिला पड़ता है अल्मोड़ा। 20वीं सदी की शुरुआत में इस जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों के रूप में था। यहाँ रहने वाले लोग इन्हीं जंगलों में छोटे छोटे गांवों के रूप में दूर तक फैले हुए थे। एक गांव से दूसरे गांव के मध्य में कोई पक्की सड़क नहीं होती थी, बल्कि केवल इस तरह की पगडंडियाँ थी जिन पे से होकर सिर्फ पैदल ही गुजरा जा सकता था। कुछ एक गाँव तो इतने छोटे थे कि इनमें 1 दर्जन के आसपास ही घर होते थे और उन घरों के निवासी भी शहरों में काम की तलाश में निकल जाते थे। जो लोग इन जंगलों में रहते थे वो काफ़ी गरीब थे। उनकी जीविका का प्रमुख साधन ये जंगल ही थे। कोई इन जंगलों के आसपास खेती करता, कोई मधु इकट्ठा करता, तो कोई शिकार। ज़्यादातर घर 1 मंजिला और कच्चे थे। हालांकि कुछ लोगों ने पक्के 2 मंजिला मकान भी बना रखे थे। और ऐसे ही एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक नवविवाहित जोड़ा सोया हुआ था। ये साल 1910 था और महीना अप्रैल का था। अप्रैल महीने के दौरान उत्तर भारत में गर्मियों का दौर शुरू हो जाता है। उन दिनों बिजली या पंखे जैसी सुविधाएं भी लोगों के पास में नहीं थी। इसलिए दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग अक्सर ताज़ी हवा कमरे में आने देने के लिए मकान की खिड़की एवं दरवाजे खुले ही रखते थे। लेकिन किसी तेंदुए के लिए 2 मंजिला मकान की ऊंचाई कोई विशेष मायने नहीं रखती। अंधेरे में जोरदार छलांग लगाकर एक तेंदुआ उस मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया जिस मकान में युवा पति पत्नी सोए हुए थे। खुले दरवाजे से दबे पांव वो तेंदुआ कमरे के भीतर दाखिल हो गया और अगले ही पल तेंदुए ने बेखबर सोती महिला की गर्दन को अपने जबड़े में जकड़ लिया। महिला को महसूस हुआ कि मानो बहुत सारे चाकू अचानक से उसकी गर्दन में धंस गए हों। वो बुरी तरह से चीखी। उसकी चीख सुनकर पास ही में सोया उस महिला का पति जाग गया। उसने देखा कि एक तेंदुआ तेजी से उसकी धर्मपत्नी को कमरे से बाहर खींचकर ले जा रहा है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए पति ने तुरंत जोरदार छलांग लगाई और पत्नी के पैरों से लिपट गया। अब एक ओर से इस महिला को तेंदुआ खींच रहा था तो दूसरी ओर से उसका पति भी खींचतान कर रहा था। काफ़ी देर संघर्ष करने के बाद पति की कोशिशें कामयाब हुई। वो अपनी पत्नी को तेंदुए की पकड़ से छुड़ाने में सफल हो गया। शायद दोनों पति पत्नी की चीखों से तेंदुए का आत्मविश्वास डोल गया और उसने अपने जबड़े की पकड़ ढीली कर दी। अपनी पत्नी को अंदर खींचने के बाद पति ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दोनों इतना डर गए कि पूरी रात कमरे में ही घुसे बैठे रहे। बेचारी पत्नी का काफ़ी खून बह गया। इसलिए भोर होते ही पति बदहवास गांव से बाहर की ओर दौड़ा ताकि वो किसी से मदद ले सके। तभी उसने देखा कि पैंट और कमीज पहने एवं हाथों में बंदूक लिए एक अंग्रेज अफसर सामने से चला आ रहा था। व्यक्ति को उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो तेजी से उस अंग्रेज अफसर की ओर दौड़ा। वो उस अफसर के पैरों में गिर गया और मदद की भीख मांगने लगा। ये अंग्रेज अफसर कोई और नहीं बल्कि जिम कॉर्बेट थे। भारत में श्रीमान जिम कॉर्बेट किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक शानदार शिकारी, प्रकृतिवादी, लेखक और बहुत बड़े बाघ प्रेमी थे। सच तो यह है कि आज हम जो कुछ भी बाघों के व्यवहार के बारे में जानते हैं वो सारा ज्ञान जिम कॉर्बेट की ही देन है। वर्ष 1910 का समय वह समय था जब जिम कॉर्बेट को आदमखोर जानवरों के शिकार की जिम्मेवारी दी गई थी और जंगल के इस हिस्से में जिम कॉर्बेट की उपस्थिति का मतलब था कि यहाँ काफ़ी समय से उस आदमखोर तेंदुए ने आतंक फैलाया हुआ था। जिम कॉर्बेट को इस तेंदुए का खात्मा करने बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन उन दिनों वो एक आदमखोर बाघ के शिकार में व्यस्त थे, जिस कारण से उन्हें यहाँ आने में काफ़ी विलंब हो गया और ये नरभक्षी तेंदुआ
एक एक करके सैकड़ों इंसानों को अपना निवाला बना गया। जब जिम कॉर्बेट उस व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उक्त व्यक्ति की पत्नी की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। उसकी गर्दन से इतना खून बह चुका था कि पूरा फर्श खून से सना पड़ा था। जिम कॉर्बेट को एहसास हुआ कि शायद ये महिला बच नहीं पाएगी। वैसे भी वर्ष 1910 के समय भारत के गांवों में चिकित्सीय सुविधाएं ना के ही बराबर थी। हालांकि उस दिन जिम कॉर्बेट उस पति पत्नी के साथ रहे। दरअसल जिम को अगले ही रोज इस जंगल से वापस लौटना था, क्योंकि वो रेलवे में काम करते थे और एक लंबे समय से छुट्टी पर थे एवं रेलवे अब उन्हें और अधिक समय तक छुट्टी देने के मूड में नहीं था। इसलिए जिम और उनके साथी अलग अलग होकर जंगल में तेंदुए की तलाश में भटक रहे थे। लेकिन तेंदुआ महिला को जख्मी करके चला गया एवं जिम और उनके साथी सफल नहीं हो सके। जिम ने सोचा कि वो तेंदुआ शायद आज दोबारा से इस घर पर हमला करे, इसलिए रात के समय भी जिम कॉर्बेट उस व्यक्ति के घर पर ही रुके रहे। जिम कॉर्बेट ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक द आवर ऑफ लेपर्ड्स में उस रात का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि एक छोटे से कमरे जिसमें केवल एक दरवाजा ही था और कोई खिड़की नहीं थी, में मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा था। गर्मी और उमस के कारण उस महिला के गले और छाती पर लगे सभी घाव सड़ चुके थे। गले में जहां दांतों से दिए गए घाव थे, वहीं छाती के घाव पंजों से मिले थे। और चाहे चिकित्सा सहायता मिले या ना मिले, लेकिन उस महिला के बचने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए मदद को जाने की बजाय मैंने उसके पति के साथ रात बिताने का फैसला किया। वो जख्मी महिला मुश्किल से 17 से 18 वर्ष की रही होगी। मैं पूरी ईमानदारी से आशा करता हूँ कि इस कहानी को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी ऐसे मनुष्य या पशु की पीड़ा को देखने या सुनने के लिए अभिशापित नहीं होगा जिसे दुर्भाग्यवश किसी तेंदुए या बाघ ने गले से पकड़ लिया हो और जिसके पास उस पीड़ा को कम करने या समाप्त करने के लिए कोई दवा अथवा साधन ना हो। जिम के शब्दों से पता चलता है कि वो उस महिला की पीड़ा से बड़े ही व्यथित थे। वो शायद इंतजार में थे कि इस महिला के प्राण निकल जाए ताकि उसकी पीड़ा तो कम से कम समाप्त हो जाए। जिम कॉर्बेट पूरे दिन से भूखे थे। उन्होंने बस दोपहर को थोड़े से जामुन खाए थे और उस जख्मी महिला के हालात देखकर अब उनका भोजन करने का मन भी नहीं हो रहा था। जिम सारी रात अपनी बंदूक थामे घर के बाहर बैठे रहे और जंगल को घूरते रहे, क्योंकि घर के अंदर बैठ पाना उनके लिए संभव नहीं था। महिला का खून चारों ओर फैला हुआ था और उस खून से बेहद खराब बदबू आना शुरू हो गई थी। इसलिए जिम घर के बाहर पड़ी एक लकड़ी पर जाकर बैठ गए। जिम अपनी पुस्तकों में वर्णन करते हैं कि लगातार अंधेरे में जंगलों को घूरते रहने के कारण उनकी रात्रि की नज़र बेहद तेज हो गई थी। वो बताते हैं कि उनके लिए कोई भी रात पूरी तरह से अंधेरी रात नहीं होती थी, बल्कि वो घुप अंधेरे में भी काफ़ी दूर तक देखने में सक्षम थे। हालांकि निश्चित तौर पर वो एक तेंदुए से बेहतर तो रात के समय नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि बिल्लियों की रात्रि दृष्टि बेहद साफ होती है। वो जितना साफ दिन के समय देखते हैं, लगभग वैसा ही रात के समय भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उस रात इस बात की संभावना बेहद अधिक थी कि इससे पहले जिम कॉर्बेट उस आदमखोर तेंदुए को देख पाता, उस आदमखोर की नज़र ही जिम पर पड़ जाती। और यह तेंदुआ कोई साधारण तेंदुआ नहीं था, बल्कि इस पर सैकड़ों इंसानों की हत्याओं का आरोप था। यानी घर से बाहर अकेले रहना जिम के लिए एक बड़ा खतरा था। किंतु वो तेंदुआ उस रात नहीं आया और जिम अगली सुबह वहां से वापस लौट गए। वो महिला अभी भी जीवित थी, इसलिए जिम ने अपने पड़ाव पर पहुंचकर अपने एक साथी को अल्मोड़ा भेजा ताकि वो वहां से चिकित्सीय सहायता ला सके। लेकिन जब तक महिला के पास कोई डॉक्टर पहुंच पाता, उससे पहले ही उस महिला के दर्द का अंत हो गया। वो महिला सदा के लिए परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। दोस्तों, जिम कॉर्बेट को अब वापस अपनी नौकरी पर लौटना था। हालांकि वो रुकना चाहते थे ताकि उस आदमखोर तेंदुए को ठिकाने लगा सके। लेकिन सच पूछे तो उस समय अंग्रेजी सरकार को गरीब भारतीयों की जान बड़ी सस्ती लगती थी। कई महीने बीत गए, परंतु जिम कॉर्बेट वापस अल्मोड़ा जाने में असमर्थ ही रहे और वो तेंदुआ लगातार लोगों की जानें लेता रहा। धीरे धीरे ये तेंदुआ पनार की घाटी तक जा पहुंचा और उस घाटी में बसे गांवों के लोगों का शिकार करने लगा। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि कुछ वर्षों पहले ऐसे ही एक आदमखोर तेंदुए द्वारा रुद्रप्रयाग में भी हमले किए गए थे और उन हमलों को भारत में काफ़ी गंभीरता से लिया गया था। लेकिन पनार के इस तेंदुए के हमलों को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसका कारण जिम कॉर्बेट ये बतलाते हैं कि रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों का आना होता था और वो तेंदुआ मुख्य रूप से इन तीर्थयात्रियों को ही अपना शिकार बना रहा था। तीर्थयात्रियों में काफ़ी अमीर इंसान भी शामिल थे और अमीरों पर किए गए हमलों ने ही रुद्रप्रयाग के तेंदुए को इतना बड़ा विलन बना दिया कि सरकार ने उस तेंदुए को मारने की कोशिशें तुरंत शुरू कर दी। किंतु पनार की घाटी एक दूर दराज का इलाका था, जिस कारण अंग्रेजी हुकूमत वहां के लोगों की जान को कोई विशेष महत्व नहीं दे रही थी। लेकिन जब पनार के इस तेंदुए का आतंक हद से ज़्यादा बढ़ा तो
इसी वर्ष यानी 1910 के सितंबर माह में जिम कॉर्बेट को इस तेंदुए को मार डालने का अवसर भी दिया गया। जिम अपने कुछ सहायकों के साथ पहले अल्मोड़ा पहुंचे। वहां वे अपने एक जानकार के बंगले में रुके। एक रात आराम करके अगले रोज वो पनार की खाड़ी की ओर कूच कर गए। कोई सड़क मार्ग न होने के कारण वो हर रोज कई दर्जन किलोमीटर का इलाका पैदल ही पूरा करते। रात को किसी गांव में रुकते। स्थानीय लोग उन्हें पनाह और भोजन देते। अपनी खोज के चौथे दिन वो लोग पनाल की खाड़ी में स्थित एक छोटे गांव में पहुंचे, जहां के मुखिया ने जिम कॉर्बेट को बताया कि हाल ही में उस तेंदुए द्वारा एक और हत्या का मामला सामने आया है, लेकिन ये मामला उनके गांव का नहीं बल्कि खाड़ी के दूसरी ओर स्थित एक अन्य गांव का है। इस गांव का नाम सनाली था, जहां जाने के लिए एक नदी को पार करना होता था। गांव के मुखिया ने जिम कॉर्बेट से कहा कि आज के दिन यहीं रुक जाओ, कल वो एक व्यक्ति को उनके साथ रास्ता दिखाने एवं नदी पार करने में सहायता करने हेतु भेज देंगे। वैसे भी दिन ढल चुका था। जिम और उसके साथियों को एक पुरानी सी इमारत में ठहरा दिया गया। सब लोग भोजन करके सो गए। जब जिम सुबह उठे तो उन्होंने पाया कि उनके कमरे में एक बीमार बुजुर्ग भी मौजूद था। बातों ही बातों में बुजुर्ग ने बताया कि वो इसी इमारत में रहता है और उसे कुष्ठ रोग है। ये सुनकर जिम घबरा गए। दरअसल कुष्ठ रोग, जिसे अंग्रेजी में लिप्रोसी कहते हैं, एक बेहद गंभीर बीमारी है। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इसलिए जिम और उनके साथी तेजी से उस इमारत से बाहर निकले। उन सब ने अपने शरीर को साबुन से मल कर धोया। वो हैरान थे कि मुखिया ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के साथ ठहरा दिया जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। असल में उन दिनों भारत के ग्रामीण इलाकों में बीमारियों को लेकर कोई समझ नहीं थी। लोग हर बीमारी को केवल भगवान के अभिशाप से ही जोड़कर देखते थे। वो लोग बीमारी फैलने के असल कारणों से वंचित थे। यही वजह रही कि जिम कॉर्बेट ने भी मुखिया से कोई शिकायत नहीं की। अगले रोज रास्ता दिखाने के लिए एक व्यक्ति को गाइड के रूप में मुखिया द्वारा जिम कॉर्बेट एवं उनके साथियों के साथ भेज दिया गया। इन दिनों पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही थी। नदियां अपने उफान पर थी। जब जिम और उसके साथ के अन्य लोग नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नदी पार करना आसान नहीं है। पत्थरों पे से नदी का पानी उछलता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। इसलिए जिम ने अपने साथ आए गाइड से कहा कि हमें कोई और रास्ता लेना चाहिए, लेकिन इन गाइड भाई साहब ने कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर मेरे पीछे पीछे चलते जाइए। गाइड बने इस व्यक्ति का कद मात्र 4.5 फीट का था। जब वो पानी में उतरा तो पानी उसकी कमर से ऊपर तक आ रहा था। इसलिए जिम को सबसे ज्यादा चिंता तो इसी व्यक्ति यानी अपने गाइड की थी। और जैसी जिम को चिंता थी वैसा ही हुआ भी। जब सब लोग नदी पार कर रहे थे तो अचानक से छोटा कद होने के कारण पानी की अधिक मार झेल रहे उनके गाइड को पानी के एक जोरदार थपेड़े ने नीचे गिरा दिया। हालांकि जिम का एक साथी जो गाइड के ठीक पीछे चल रहा था ने तुरंत उस गाइड को पकड़ लिया, नहीं तो पानी उस गाइड को बहा ले जाता। खैर इसके बाद उन सभी लोगों ने सही सलामत नदी को किसी तरह से पार कर लिया। नदी पार करके वो सब सनाली गांव की ओर बढ़ गए, जो तेंदुए का आखिरी ज्ञात शिकार स्थल था। जब वो गांव पहुंचे तो गांव वाले उन्हें देखकर बड़ा खुश हुए। ये गांव एक पहाड़ी के किनारे पर बसा था और यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस गांव के ही निकट लगभग 20 एकड़ का एक घनी झाड़ियों वाला जंगल था और गांव वालों का कहना था कि वो तेंदुआ इन्हीं झाड़ियों में छुपा रहता है। उन्होंने जिम कॉर्बेट को बताया कि पिछले महीने के दौरान ही वो दैत्य गांव के 4 लोगों को मार चुका है और उन लोगों के पास उस दैत्य से बदला लेने के लिए कोई बंदूक आदि भी नहीं है। तेंदुए का अंतिम हमला सिर्फ 6 दिनों पहले ही हुआ था और वो औसतन हर एक सप्ताह में एक व्यक्ति को निशाना बना रहा था। यानी अब एक बार फिर से उस तेंदुए के हमले का समय आ चुका था। अब वो भूखा था। अगले ही दिन जिम कॉर्बेट ने खुद के लिए एक मचान बनवाया। ये मचान काफी ऊंचा था, लेकिन जिम कॉर्बेट जानते थे कि तेंदुए चढ़ाई करने में बेहद माहिर होते हैं। इसलिए मचान के आसपास उन्होंने कुछ कटीली झाड़ियां रखवा दी ताकि तेंदुआ मचान के पास ना आ सके। वो खुद एक बेहद लंबी सीढ़ी की मदद से मचान पर चढ़ सकते थे और बाद में उस सीढ़ी को भी वापस मचान पर खींच लिया जाता। जिम कॉर्बेट ने 2 बकरियों का भी बंदोबस्त किया। इनमें से एक बकरी मचान के पास बांधी गई, जबकि दूसरी बकरी को घने जंगल के पास बांध दिया गया। ये दूसरी बकरी तेंदुए के लिए एक तरह का लालच था, जिससे ये जाना जा सकता था कि वो तेंदुआ अभी भी इस गांव में मौजूद है या नहीं। जिम कॉर्बेट अकेले मचान पर बंदूक लेकर बैठ गए। रात के सन्नाटे में उन्हें खुद से दूर घने जंगल के पास बंधी उस दूसरी बकरी के मिमियाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन आधी रात के बाद उस बकरी की आवाज़ शांत हो चुकी थी। जब सुबह जिम अपने मचान से उतरकर उस ओर गए जहां उस बकरी को बांधा गया था, तो जिम ने पाया कि वो बकरी गायब थी। उसके रक्त के घसीटे जाने के निशान बने हुए थे। तब तक गांव वाले और जिम के अन्य साथी भी वहां पहुंच चुके थे। सबने इन निशानों का पीछा किया, लेकिन वो निशान
कुछ ही दूर पर जाकर गायब हो गए। ऐसा लग रहा था मानो तेंदुए ने बड़ी ही सफाई से बकरी की गर्दन को दबोचते हुए उसे मार डाला था। गर्दन दबोचने के कारण ना ही तो बकरी बोल पाई और ना ही सांस ले पाई। तेंदुए ने बकरी को मारते समय अधिक रक्तपात नहीं किया था। हालांकि बकरी की हत्या से एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि हो ना हो वो तेंदुआ अभी भी इसी इलाके में मौजूद है, लेकिन अब उसका पेट भरा हुआ था। बकरी से वो अगले कई दिनों तक अपने खाने की जरूरत को पूरा कर सकता था, इसलिए जाहिर है कि अगले कई दिनों तक वो शिकार को भी नहीं निकलेगा। दुर्भाग्य से उस रोज जिम कॉर्बेट को तेज बुखार चढ़ गया और वो अगले 2 दिनों तक आराम करते रहे। हालांकि इस दौरान दिन के समय जिम कॉर्बेट के साथी घने जंगलों में उस आदमखोर तेंदुए को ढूंढते रहते, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई। जब जिम की तबीयत में सुधार हुआ तो जंगल के निकट उन्हें काफी ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ का तना कांटेदार था। जिम को लगा कि इस कांटेदार पेड़ पर शायद वो तेंदुआ नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए उन्होंने अपना मचान अब इस पेड़ पर बनाने का फैसला लिया, क्योंकि ये पेड़ जंगल के बेहद पास था। एक बकरी को पेड़ के नीचे बांध दिया गया और जिम पेड़ के ऊपर मौजूद मचान पर अपनी बंदूक लेकर बैठ गए। रात गहराती चली गई और बकरी अकेली मिमिया रही थी। 2 दिन तक चढ़े बुखार के कारण जिम कॉर्बेट खुद में काफी कमजोरी महसूस कर रहे थे, इसलिए आधी रात के समय इंतजार करते करते उनकी आंखें लग गई। जिम को नहीं पता कि वो किस समय सोए और कितनी देर तक सोए, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जिस पेड़ पर उनका मचान है उस पेड़ को खरोंचा जा रहा है। जिम की निंद्रा टूटी तो उन्होंने पाया कि पेड़ के पास बंधी बकरी तेजी से डर के मारे चीखे जा रही थी। जिम ने नीचे देखा, घुप अंधेरे में 2 चमकदार पीली आंखें पेड़ के ठीक नीचे से जिम को घूर रही थी। ये उसी आदमखोर तेंदुए की आंखें थी। ये दृश्य जिम के लिए हैरान कर देने वाला था। वो आश्चर्यचकित थे कि बजाय नीचे बंधी बकरी का आसान शिकार करने के ये तेंदुआ उन्हें घूर रहा है। अगले ही पल तेंदुए ने जोरों से दहाड़ लगाई। जिम की समझ में आया कि इस तेंदुए को मानव मांस का स्वाद इतना भा गया है कि उसकी रुचि बकरी को खाने में नहीं है, बल्कि वो तो खुद जिम को ही अपना शिकार बनाना चाह रहा था। लेकिन अब जिम कॉर्बेट ने उस तेंदुए की ओर बंदूक तान दी थी। हालांकि तेंदुआ लगातार पेड़ के चारों ओर गोल गोल चक्कर काट रहा था। वो पेड़ पर चढ़ने की सही जगह की खोज कर रहा था, लेकिन कांटेदार पेड़ होने के कारण वो चढ़ नहीं पा रहा था। परंतु उस तेंदुए के लगातार भटकने के कारण अंधेरे में जिम कॉर्बेट को निशाना साधने में कठिनाई आ रही थी। जिम इस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि किसी न किसी समय ये तेंदुआ स्थिर अवश्य होगा और उसी समय उनका निशाना बिल्कुल सही सधेगा। पेड़ पर चढ़ने की जगह ना मिलने पर अब खींच में आए उस तेंदुए ने अपना ध्यान बकरी की ओर किया। वो तुरंत पलटा और डर से चीखती हुई बकरी की गर्दन को दबोचकर नीचे बैठ गया। ये एक बेहतरीन मौका था। जिम ने कोई देरी नहीं की और तुरंत निशाना साधकर गोली चला दी। गोली तेंदुए को लगी, किंतु वो मरा नहीं, बल्कि वो तेजी से उठा और जंगल में भाग गया। अंधेरा होने के बावजूद भी जिम ये जान गए थे कि उनकी गोली तेंदुए को लगी अवश्य है, लेकिन जख्म कहाँ और कितना गहरा है इस बारे में वो आश्वस्त नहीं थे। उधर गोली की आवाज़ सुनकर अपने हाथों में मशाल उठाए जिम के साथी एवं गांव वाले भी अब तक आ पहुंचे थे। जिम ने उन्हें बताया कि वो तेंदुए को घायल करने में कामयाब हो गए हैं और सब लोग मिलकर सुबह तेंदुए की खोज को निकलेंगे। लेकिन गाँव वाले जिद कर रहे थे कि उस नरभक्षी की खोज अभी रात्रि के समय की जाए। हालांकि जिम जानते थे कि घायल तेंदुआ कहीं अधिक घातक होता है। वो तेंदुआ अभी गुस्से में होगा और अभी उसके पीछे जाना जोखिम भरा कार्य हो सकता है, लेकिन गांव वालों के बार बार कहने पर वो मान गए। जख्मी तेंदुए के शरीर से रक्त टपकता हुआ भूमि पर गिर रहा था। सब लोग इसी रक्त का पीछा करते हुए तेंदुए की ओर बढ़ने लगे। जिम ने सबको एक साथ रहने को कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कोई तेंदुए पर हमला करने को बेताब है। वो सब लोग तेजी से जंगल को खंगालने लगे, किंतु अभी वो लोग 100 मीटर भी नहीं चले होंगे कि उन्हें एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। तेंदुआ जान गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है और वो इंसानों से डरकर भागने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद सामने के पेड़ों से तेंदुआ तेजी से बाहर निकला और वो खुद का पीछा करती हुई भीड़ पर झपटा। सभी लोग इस तेंदुए का रौद्र रूप देखकर इतना डर गए कि उनमें से अधिकतर तो अपनी मशालें नीचे गिराकर भागने लगे। लेकिन जिम कॉर्बेट ने ऐसे बहुत से आदमखोरों का सामना किया था। उन्होंने बिना अपने स्थान से एक कदम भी पीछे हटाए बंदूक का निशाना साधा एवं अपनी ओर तेजी से
आते तेंदुए पर एक के बाद एक कई फायर किए। नतीजन अगले ही पल तेंदुए का दौड़ता हुआ शरीर नीचे घास पर पड़ा जमीन सूंघ रहा था। गोलियों की लगातार आती आवाज़ों ने कुछ पक्षियों एवं बंदरों की नींद को अवश्य खराब किया, लेकिन थोड़ी ही देर में जंगल एक बार फिर से शांत हो गया और यह शांति बेहद सुखद थी। एक आदमखोर जिसने अनुमानित 400 से अधिक इंसानों की जान ली थी, मारा जा चुका था। जिम कॉर्बेट अपने हाथों में बंदूक थामे तेंदुए की जांच करने को आगे बढ़े। तेंदुए के शरीर में प्राण नहीं थे। इसके पश्चात गांव वाले बांस के डंडों से बांधकर इस मानव भक्षी के मृत शरीर को गांव में ले आए। पूरी पनार घाटी में अगले रोज आदमखोर के मारे जाने की खबरें फैल गई। सब लोगों ने सुख से भरी एक ठंडी सांस ली। दोस्तों, जिम कॉर्बेट बताते हैं कि कोई जानवर बिना वजह आदमखोर नहीं बनता। यदि बात बाघों की हो तो अमूमन बाघ केवल तभी आदमखोर बनते हैं जब घायल हो जाने या बूढ़े हो जाने के कारण वो अपना प्राकृतिक शिकार नहीं कर पाते, यानी सिर्फ कमजोर और बूढ़े बाघ ही आदमखोर होते हैं। लेकिन तेंदुओं के मामले में ऐसा नहीं है। ये देखा गया है कि जो तेंदुआ सबसे युवा और बलिष्ठ होता है, केवल वही इंसानों पर हमले भी करता है। असल में बाघ बेहद ही शक्तिशाली जानवर है। ये इंसानों की तुलना में 4 गुना तक अधिक भारी हो जाते हैं। ऐसे में एक बूढ़े बाघ के लिए भी किसी इंसान को मार डालना कतई मुश्किल काम नहीं है। वहीं दूसरी ओर तेंदुए बाघों से काफ़ी छोटे होते हैं। वजन के मामले में ये इंसानों के बराबर या इंसानों से हल्के ही होते हैं, जिस कारण तेंदुआ शिकार भी छोटे जानवरों का ही करता है और इंसान उनके शिकार के हिसाब से एक बड़ा जीव है। यानी इंसानों पर हमला करने की हिम्मत वही तेंदुआ जुटा पाता है जो तेंदुआ औरों से कहीं अधिक बड़ा, युवा और बलशाली हो। जिम कॉर्बेट का मानना था कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में हैजा नामक बीमारी गंभीर रूप से फैली हुई थी और इस बीमारी से निपटने के लिए गांव के लोगों ने अजीब से अंधविश्वासों का सहारा लिया हुआ था। कुछ लोग बीमारी के शिकार लोगों को जंगल में छोड़ आते थे, तो कुछ का मानना था कि जो इंसान हैजे की बीमारी से मरता है उसके शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय उस शव को नदी किनारे डाल आना चाहिए। इससे उस मृत व्यक्ति के परिवार में जिंदा बचे अन्य लोगों को हैजा होने का कोई खतरा नहीं रहता। ऐसे में जंगलों में छोड़े गए बीमार व्यक्तियों या नदी किनारों पर पड़ी इंसानी लाशों को खाकर पनार के उस तेंदुए को मानव मांस का स्वाद ऐसा भा गया कि उसने गांवों में घुसकर भी इंसानों पर हमले करने शुरू कर दिए। खैर, कारण चाहे कोई भी हो, आज वो तेंदुआ और उसके शिकार व्यक्ति सब कहानी बन चुके हैं। जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई किताबों की कहानी। जिम कॉर्बेट कहते थे कि वो किसी भी जानवर के सामने अपनी बंदूक नहीं उठाना चाहते, लेकिन जब कोई जानवर इंसानों को ही अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है तो मजबूरन उन्हें भी अपनी बंदूक उठानी पड़ती है। वैसे जिम कॉर्बेट की ऐसी और भी अनेकों कहानियां हैं जिनके बारे में आप आगे आने वाली वीडियोज़ में परिचित होते रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।